नमस्कार, मैं संदीप तिवारी। ये एनटीपीसी एग्जाम अब बहुत नजदीक है। हम लोग अपनी प्रिपरेशन को भी बहुत शानदार तरीके से लेकर जा रहे हैं। मैथ्स की तैयारी आप बहुत अच्छे से कर रहे हैं, लेकिन फिर भी मैं आप सभी के कमेंट्स चाहूंगा और उस कमेंट्स पर मैं रिस्पॉन्स भी करूंगा। उसी हिसाब से मैं आगे प्लानिंग करूंगा कि आप किस कॉन्फिडेंस में हैं, कि आप सच में 5 तारीख से होने वाली और 23 तारीख तक होने वाली परीक्षा के लिए पूरी तरह से कॉन्फिडेंट है कि नहीं है। मुझे कमेंट करके बताइएगा, क्योंकि अब मैं भी अपने निर्णायक जो पार्ट्स हैं उनको लाने के लिए रेडी हूं। मैं भी अपनी उन मैराथन कक्षाओं को, उन ट्रिकी वीडियोस को, उन सेलेक्टेड सेगमेंट्स को डिसाइड करने के लिए तैयार हूं, उनको प्लान करके आपके सामने प्रेजेंट करने को तैयार हूं। आप सभी लोग अपना फोकस बना लें, प्रैक्टिस के लिए लग जाएं। अभी तक हमने सभी उन सवालों को करने की कोशिश करी जो प्रीवाईक्यूज पे हैं, जो प्रीवियस ईयर पूछे गए हैं। अब हम कुछ रिलेवेंट नए सवाल लाएंगे जो 25 तारीख के बाद से होंगे। अगले 5 से 7 दिन में हम लगभग वो सारा पोर्शन कवर कर देंगे जो पोर्शन आपको मार्क्स देता है। 30 सभी प्रश्नों में अगर हम 22 से 25 प्रश्नों की प्रैक्टिस कुछ ऐसे सेगमेंटेड वीडियो से कर लेंगे तो अपने लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। तो आप अपने कमेंट्स जरूर दीजिएगा, उसी आधार पर मैं प्लान करूंगा, उसी आधार पर मैं आपकी प्रिपरेशन भी डन करूंगा। वीडियो अच्छा लगा करे तो लाइक किया करे मेरे लिए, सिस्टम के लिए, और शेयर भी कर दिया करे जिससे कि एक रीच बनी रहे। बाकी मैं शुरू करता हूं आज के सेशन को। सबसे पहले सवाल पर मैं आपको लेकर चलूंगा। एक सिंपल देखिए सवाल है, लेकिन मैंने अभी तक के सवालों को हमेशा जो लेटेस्ट पैटर्न के सवाल पूछे गए उन्हीं पर आधारित लिख रखा है। ऋचा की आय मीना की आय से 9 सही 1/11% अधिक है। देखिए ध्यान से, 9 सही 1/11% को अगर हम थोड़ा सा भिन्न की तरफ लेकर चले तो अभी एकदम डिसाइड हो जाएगा। तो मीना की आय ऋचा की आय से कितने परसेंट कम है। यहां पर एक ज्यादा है, दूसरा कम है, यही हमारी तुलना का विषय है। तो ज्यादा दिया है, कम पूछ रहा है ना, ज्यादा दिया है, कम पूछ रहा है। कभी भी सेम नहीं होता है, हालांकि सेम दिया भी नहीं है। अब देखिए ज्यादा कितना है, 9 सही 1/11। मैंने जैसे पढ़ाया उसी प्रकार से प्लान करिए। भिन्न में लिखिएगा तो कितना होगा, 1/11। अब 1/11 भिन्न में होगा। कम बताना है, एक को ले जाइए, गुणे 100 करिए, बटे क्योंकि ज्यादा है तो 11 में एक जोड़ करके 12 बना दीजिए। 12 बनेगा, 4 तियां 12 होता है, 4 25 बार 100 होता है। 3 से भाग करिए 25 को, 3 अठे 24, 8 सही 1/3%। अब 8 सही 1/3% देखिए कहीं पर है कि नहीं है, इसको निर्धारित करते हैं हम लोग यहाँ पर। अब सवाल को आपने देखा कि जैसे यहाँ पर 8 सही 4/12 है। अब 4/12 मतलब 4 1 के 4, 4 तियां 12, मतलब आप इसी सी ऑप्शन को राइट सोल्यूशन बोलेंगे, क्योंकि यही 8 सही 4/12, यही तो 8 सही 1/3 है, कुछ अलग थोड़ी है। तो इसलिए सी ऑप्शन को लगाइएगा राइट सोल्यूशन, कि अगर मीना की आय ऋचा के कंपैरिजन में तुलना करी जा रही कम के लिए तो 8 सही 4/12% कम है। एकदम सही उत्तर है सी ऑप्शन आपके लिए राइट सोल्यूशन के रूप में। सवाल नंबर 2, विक्रय मूल्य को दुगुना अगर कर देते हैं, पहले जितने में बिकता था उससे डबल में बेचे, तो लाभ मूल लाभ से जो एक्चुअल लाभ होता था उसका 3 गुना हो जाएगा। लाभ प्रतिशत बताना है, ये भी एनटीपीसी का सवाल है, हालांकि ये बहुत ही पॉपुलर सवाल है। आप इस सवाल को देखिए, ध्यान से देखिए, समझिए कैसे होता है। सबको जानकारी है कि लाभ कब होता है, बताइए। लाभ तब होता है जब एसपी ग्रेटर हो सीपी से, और अगर एसपी ग्रेटर है सीपी से तभी लाभ होता है। और लाभ को अगर मुझे कैलकुलेट करना है तो हम कहते हैं एसपी माइनस क्या कर दो, सीपी कर दो। यही बात होती है। लाभ की वैल्यू विक्रय माइनस क्रय होती है। सवाल क्या कहता है, विक्रय मूल्य को डबल कर दें, मतलब 2SP कर दें, 2SP कर दें। तो कह रहा जो लाभ होगा वो मूल लाभ का 3 गुना हो जाएगा। अभी लाभ कितना होगा, क्योंकि क्रय मूल्य तो बदला नहीं। अब ये नया लाभ हुआ, ये क्या हो गया बताइए भाई, ये नया लाभ हो गया आपके सामने। अब हमसे सवाल क्या कहता है कि जो हमारे पास अब नया लाभ है ये मूल लाभ का 3 गुना हो गया है। ये जो लिखा है ना, लाभ मूल लाभ से 3 गुना हो गया है। तो नया लाभ कितना है, 2SP है, माइनस CP है, और पुराना लाभ क्या था, केवल SP माइनस CP था। अब क्योंकि यह 3 गुना है तो यह 3 है और यह 1 है, एक रेशियो जनरेट करिए, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, 2SP हो गया, माइनस CP है बराबर 3SP होगा, माइनस 3CP होगा। करेक्ट है, इतनी बातें समझ में आई। SP को SP की तरफ कर दीजिए, SP होगा, तो 3SP से 2SP निकलेगा, ये जुड़ेगा आकर के, क्योंकि माइनस CP है प्लस 3CP होगा तो बराबर 2CP हो जाएगा। आप समझ गए कैसे होगा, कंफर्म कर लीजिए। प्लस आकर के 2CP और 1CP माइनस में ही था। हम क्या लिख सकते हैं, CP अपान SP बराबर 1/2। 1/2 का मतलब 1 में खरीद कर 2 में बेचा तो कितने का फायदा हुआ, बोली 1 का फायदा हुआ, और किस पर हुआ, 1 पर ही हुआ। 1 गुणे 100 बटे आप क्या कर सकते हैं, 100, अर्थात हम कह सकते हैं 100% का लाभ था। यहाँ पर लाभ प्रतिशत, अब देखिए
हमारे सामने है और 100% का लाभ है। जैसे हमको ये डिसाइड करना था, जैसे आपसे एक सवाल इसने हमसे कहा, थोड़ा पढ़िएगा, नया लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। भाई इसने हमको ये जो हमने लाभ निकाला है वास्तविक लाभ प्रतिशत है। पहले जो लाभ होता था वो है, मैं भी इसके एकदम जनरल एकदम वेरीफाई करके दे देता हूं। सवाल कहता है कि नया लाभ प्रतिशत, तो लिखा है तो लाभ मूल लाभ का 3 गुना हो जाता है। और अगर कोई वैल्यू 3 गुना हो जाए, 3 गुना होने का मतलब कितना हो जाए बताइए, 100 से 200, मतलब 3 गुना 300% हो जाए। तो 300% होने का मतलब नया लाभ आपका 300% हो सकता है। अब थोड़ा सा आप ऐसे ही इस आंकड़े को सोचिए, मैं आपको क्लियर करता हूं। देखिए ध्यान से, मान लीजिए कोई सामान हम 100 में खरीदते थे, ध्यान देखिएगा, और उसको हम 200 में बेचते थे, तभी तो हमें 100% का लाभ होता था। अब इसने हमसे कहा कि आप इसके विक्रय मूल्य को डबल कर दो। डबल करने का मतलब कितना हो जाएगा, 400। 400 होने का मतलब अब कितने का लाभ हुआ, 300 का, मतलब 300% का लाभ हुआ नया वाला। तो डी ऑप्शन लगाइएगा। गलती से 100 लगा दिया, 200 लगा दिया, डाउट क्रिएट होता है। 300 लगाएंगे तभी जाकर के इस सवाल का राइट सोल्यूशन बनेगा। सवाल आसान है लेकिन कंफ्यूज लोगों को करेगा। श्योर है 300% का लाभ इस सवाल के लिए राइट सोल्यूशन माना जाएगा। एक फुटकर विक्रेता, रिटेलर जिसको कहते हैं, अपने सभी सामानों पर लागत मूल्य से 50% अधिक दाम अंकित करता है। जितनी उसकी प्राइस होती है उसका 50% बढ़ाकर वह प्रिंट करता है। और क्या करता है, यह सोच करके, उसने पहले से तय किया था कि वह उसको बेचेगा और 25% का लाभ भी कमाएगा। ये उसकी प्लानिंग थी। लेकिन उसने कहा कि अंकित मूल्य पर अगर 25% की छूट उसे देना हो तो उसका वास्तविक लाभ प्रतिशत कितना हो जाएगा। सीधी सी बात है। देखिए यहां पर यह सामान उसने खरीदा था, खरीद करके उसके दाम को बढ़ाकर निर्धारित किया था, फिर छूट दे करके बेचा था। अब एक सतत प्रक्रिया बन गई कि उसने 50% बढ़ाकर अंकित किया था, फिर उस पर उसने क्या किया था, 25% की छूट दिया था, तो जाकर के उसका एक्चुअल प्रॉफिट परसेंट कितना डेवलप हो रहा है ये बताना है। तो 50 बढ़ना, 50 मतलब 1/2, मतलब 2 की प्राइस 1 बढ़कर 3 होना। उसके बाद 25 मतलब 1/4 होता है। 4 की प्राइस 1 घट करके 3 होना, मतलब 8 की प्राइस 9 में जाना। 8 की प्राइस 9 में जाना, तो 8 से 9 होना, 1 बढ़ना। 8 पर अगर 1 बढ़ा है तो 1 गुणे 100/8 हुआ। 4 दूना 8 होता है, 4 25 बार, 25/2 कितना होता है बताएं, 12.5% का लाभ हो रहा है इस सौदे में उस दुकानदार को, जो कि ऑप्शन नंबर किस में दिया है, सी में दिया है। तो सी ऑप्शन इस सवाल के लिए राइट सोल्यूशन होगा, जो आप लोग नोट कर सकते हैं। कई शब्द इधर उधर देकर थोड़ा सा वर्डिंग को लेकर कंफ्यूजन क्रिएट किया है, लेकिन समझदारी दिखाइए तो गलत तो नहीं होना चाहिए। ठीक है, अगले सवाल पर आइए। 9200 रुपए की राशि आंशिक रूप से, 9200 का धन है आपके पास, आंशिक रूप से मतलब पार्ट पार्ट में 5% वार्षिक दर पर उधार दी गई थी। मतलब कुछ पार्ट 5%, कुछ हिस्सा जो बचा उसे 8% की दर पर उधार दिया गया। दोनों से साधारण ब्याज प्राप्त हुआ, अर्जित हुआ। 3 साल के बाद जो प्राप्त कुल ब्याज है वो 1812 रुपए है। तो हमसे यही पूछा गया कि 5% की वार्षिक दर पर उधार दी गई धनराशि क्या थी। समझ रहे हैं मेरी बातों को, आइए ट्राई करते हैं, हम लोग समझते हैं। देखिए 2 तरह से सवाल हल कर सकते हैं। 2 तरह का मतलब एकदम ट्रेडिशनल डिसाइड कर लीजिए भाई। हमारे पास हम ऐसे सोच लें जैसे क्या कि 5% 3 साल के लिए, 8% 3 साल के लिए, 2 अलग अलग ब्याज दर हो गई। ब्याज जनरेट हुआ, ब्याज की वैल्यू सोच लें, ब्याज की वैल्यू हम डिसाइड कर लें। मतलब इससे बहुत कुछ क्लियर हो सकता है, लेकिन हमको क्योंकि उन अलग अलग पार्ट्स को डेवलप करना है, जो पार्ट्स हैं हमारे पास, तो उसको हम कैसे निर्धारित कर पाएंगे उसके। अच्छा, स्टेटमेंट बनाना तो बहुत तरीका है बनाने का, कि पहला भाग ए था, दूसरा भाग बी था, मिलकर के तो 9200 ही होंगे। पहले भाग पर 5% की दर 3 साल के लिए, दूसरे भाग पर 8% की दर 3 साल के लिए, दोनों से ब्याज आया, ब्याज की वैल्यू दिया है, तो a प्लस बी के 2 समीकरण बन गए। बट ऐसा तो स्कूल में करते थे, यहाँ करना तो उचित नहीं। हम लोग यहाँ पर एलिगेशन लगाते हैं। एलिगेशन में भी डाउट है एक बात की, क्योंकि यहाँ पर जो दर है 5%, 3 साल का समय हम सोच लेंगे, यहाँ पर भी 8% है, 3 साल का समय हम सोच लेंगे। हम लोग यहाँ पर दर, अगर दर दर दोनों पार्ट, जैसे हम दोनों हिस्से ए और बी मान लें, पहले पर 5% की दर है, दूसरे पर 8% की दर है, करेक्ट है। और जो ब्याज मिला है 3 साल में 1812 मिला है। तो या तो हम इसको परसेंट में बनाएं, या तो हम इनको वैल्यू में कन्वर्ट करें, दोनों बातें हैं। जैसे एक चीज और कर लीजिए यहीं पर, अगर आपको 3 साल में 1812 का ब्याज मिला है तो 3 छंगे 18, 3 चौके, मतलब आपको 1 साल में 604 रुपए का ब्याज मिला होगा। अब अगर हम बात करें टोटल पैसा जो हमारा 9200 था, 9200 था ना,
हम एक काम करते बैलों में कन्वर्ट करेंगे तो आसान रहेंगी चीजें, हालांकि इसको भी आप परसेंटेज में बना सकते हैं, लेकिन बैलों में कन्वर्ट कर लीजिए। 5% अगर इसका मान हम निकालते, 5% मतलब हम मान लेते कि हम पूरा पैसा 5% पे ही जमा किए हैं, तो 10% 920 होता, तो 2 चौके 8, 2 छंग 460 रुपए होता 5% का मान। और 8% की तरफ अगर मैं जाता, 8% की बात करता, तो देखिए 8 दूना 16 हो जाता, 8 दूना 16 और 8 9 72 1 73 716 आता। दरअसल हम 1% का मान निकालिए 92 को 8 से गुणा किया, 8 दूना 16, 8 9 72 1 73। ऐसे इसको भी किया था, 5 दूना 10, 5 9 45 46, जबकि हमको ब्याज मिल कितना रहा है 604। एलिगेशन लगाइए, दोनों पार्ट का जो अलग अलग ए और बी है उनका रेशियो डेवलप हो जाएगा। देखिए ट्राई करते हैं, इनका रेशियो देख कितना होता है, समझिएगा। डिफरेंस करिए, 10 से 6 4 6 होता है, और यहाँ 5 हो जाए, सॉरी इससे घटा रहे हैं हम लोग ना, ये बड़ा है 4 ही होगा, और कितना हो जाएगा यहाँ से 4 होगा, 10 से 6 4 होगा, 5 से 4 144 का अंतर है। इधर देखिए 6 से 4 2 होता है, 3 ही होगा, और ये आपका 7 से 6 132 का अंतर है, करेक्ट है। 4 से कट रहा है, 4 तिया 12 होता है, 4 तिया 12 33 हो जाएगा, 4 तिया 12 होता है, और 4 तिया 12, 4 संगे 24, ठीक है। 3 से कर दीजिए 11 बार होता है, 3 से 12 बार, तो 11 और 12 का रेशियो है, 11 12 का रेशियो है। 11 और 12 को जोड़ दीजिए अनुपाती पदों को, तो 23 हो जाएगा। 23 की तुलना टोटल धन जो अपने पास 9200 था, 92 से कर दीजिए 9200 से, तो 23 चौके 92, 1 बराबर 400 हो जाएगा। कौन सा हिस्सा पूछा, जो 5% वाला है, जिसकी अनुपातिक वैल्यू 11 है, ठीक है। तो 5% वाले के लिए 11 कर दीजिए, 11 चौके 4400, मतलब यह जो निवेश की राशि थी वह सी ऑप्शन है, 4400 रुपए का निवेश उसने 5% की दर पर किया था। आप बात समझ पा रहे होंगे और कर भी पा रहे होंगे। सवाल अच्छा है, शानदार है, आप लोग अपने स्तर पर इसकी प्रिपरेशन कर सकते हैं। सवाल देखो क्या अगला कहता है, कितने समय में 3200 रुपए का निवेश 10% प्रतिवर्ष की दर से तिमाही चक्रवृद्धि रूप से 3362 रुपए हो जाएगा। समय हमसे पूछा है, आइए ट्राई करते हैं। एक बात आपको बता दूं कि जब जैसे दर को तिमाही कैलकुलेट किया जाता है, मतलब ब्याज को, अब बेसिकली ये चक्रवृद्धि पर ही पॉसिबल है, अगर तिमाही कैलकुलेट होता है तो यार समझे रहिएगा इस बात को कि दर अपनी 1/4 हो जाएगी, 10/4 हो जाएगा, ये 2.5% हो जाएगा, करेक्ट है, 2.5% हो जाएगा, इसको समझिएगा। और समय अपना 4 गुना हो जाता है, जैसे अगर आपने समय जो भी कंसिडर किया है वो आपका 4 से मल्टीप्लाई, हालांकि इसमें समय तो दिया ही नहीं है, हम बाद में सोचते हैं। हमने यहाँ पर देखा है हमारा प्रिंसिपल था, ये हमारा अमाउंट था, ठीक है। हम लोग यहाँ पर 2.5% के बारे में थोड़ा डिस्कस कर लें। यह 1/40 होता है यस। तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि 40 से 1 बढ़कर 41 हुआ, फिर 40 से 1 बढ़कर 41 हुआ। इसको कम से कम हमें 4 बार तो सोचना चाहिए। क्यों सोचना चाहिए, देखिए हम आपको बता दें, यहाँ पर दरअसल हाँ ये भी सोच सकते थे, कैसे कि अगर ये वैल्यू कितनी है बोलिए, ये 3200 है, अगर आप देखिए 3200 है, ये 3200 है, 3200 से कितना हो रही, 3362 हो रही है। मैं ट्राई करा देता हूँ, आपको खुद ही समझ में आ जाएगा। 4 चौके 1600 है ना, 1600, 16 दूना 32, ठीक है। ये हो जाएगा 1681, 1681 का 2 से गुणा करें, 2 1 के 2, 2 8 16, 2 6 12 13। एकदम क्लियर हो रहा है कि नहीं है। इसका मतलब ये हमारे पास 2 तिमाही लगा है। 2 तिमाही में कितने महीने होते हैं, 6 माह होते हैं। 2 तिमाही का मतलब 6 माह, 6 माह का मतलब 6/12, अर्थात 1/2 वर्ष। ये जो समय लगेगा यहाँ पर 1/2 वर्ष लगेगा, जो आपके लिए देखिए यहाँ पर बी ऑप्शन दिया हुआ है। जो टोटल समय है वो आपका 1/2 वर्ष है। 2 तिमाही है जो कि 6 महीने होता है। 6 महीने तो डायरेक्टली दिया नहीं हुआ, हम लोग यहाँ पर ऐसे लिख सकते हैं। 2021 का सवाल है, बढ़िया सवाल है, ऑर्डिनरी नहीं है, नॉर्मल उस तरह से नहीं कह सकते, सोचना पड़ेगा, आपको दिमाग लगाना होगा। अगला सवाल, यक्स और वाई एक दूसरे के अनुक्रमानुपाती है। अनुक्रमानुपाती का मतलब होता है कि हम बढ़ेंगे तो आप बढ़ोगे, हम घटेंगे तो आप घटोगे। व्युत्क्रमानुपाती उल्टा रिस्पॉन्स करता है, हम बढ़ेंगे तो आप घटोगे, हम घटोगे तो आप बढ़ोगे। यक्स का मान इसने कहा जब 10 है तो वाई का मान 15 है, करेक्ट है। निम्नलिखित में कौन सा युग्म यक्स और वाई के मानों का, जैसे अगर अनुक्रमानुपाती की बात है और उस समय वैल्यू दे रखा है, अगर यक्स है और वाई है, अब यक्स का मान अगर 10 है तो वाई का मान कितना है, 15 है। तो एक प्रकार से इन दोनों के बीच का अपना एक रिलेशन है कि 5 दूना 10, 5, ये 2 और 3 के अनुपात में लोग मूव कर रहे हैं, 2 और 3 के। तो इसने हमसे पूछा कि कौन सा उनके अनुरूप नहीं है। तो अगर मैं सारे ऑप्शंस की बात करूं, जैसे 8 12, तो इसका मतलब जो 2 और 3 के अनुपात में नहीं होगा वही उनके अनुरूप नहीं है। 4 दूना 8 है, 4 तिया 12, ये तो है ही है, ये तो डायरेक्ट दिख रहा है। ये देखिए इसको सोच लीजिए, ये 5 तिया 15 है, 5 चौके, ये नहीं है।
अगर आप देखिए तो 3 और 4 का रेशियो डेवलप कर रहा है, जबकि इसकी बात करिए 250 हो जाएगा और ये आपका 375 हो जाएगा। करेक्ट है। 25 धाम में होता है और 25 एक्के 25 और 25 पंचे 125, ये तो वही हो रहा है ना, 5 दूना 10, मतलब सब बन रहे हैं, केवल डी ऑप्शन नहीं बन रहा है। डी ऑप्शन में 3 और 4 का रेशियो डेवलप हो रहा है, बाकी सब में देखिए आपको 2 और 3 के ही रेशियो डेवलप हो रहे हैं। क्योंकि इसका सेंस क्या है पता है, जैसे अगर ये 10-15 है तो 20 होगा तो 30 होगा, ये आपका अगर 40 होगा या कुछ भी ऐसे बढ़ता जाएगा, 8 दूना 16 होगा तो 8 तिरिक 24 होगा, जो इसमें मल्टीप्लाई करेंगे वही इसमें भी होगा। यही इसका नेचर होता है इस तरह से अनुक्रमानुपाती होने का। 6 संख्याओं का औसत 16 है अपने पास। अगर 6 संख्या देखिए, लेटेस्ट सवाल है, सारे 22 के हैं और CVT 2 के सवाल है। करेक्ट है। तो हमें अपनी परीक्षा का नेचर ही समझ करके प्रिपरेशन करनी चाहिए, हमें ऐसे हवा हवाई में काम नहीं करना चाहिए, उड़कर काम नहीं करना चाहिए, परीक्षा का नेचर समझिए। 6 संख्याओं का औसत 16 है। एक संख्या को जब हम निकालते हटाते हैं तो औसत कितना हो जाता है, 17। तो निकाली गई संख्या बताना है, आइए ट्राई करते हैं। ठीक है, यहाँ हमने लिखा संख्या और यहाँ लिखा औसत। ठीक है, अब सवाल क्या है, अगर 6 संख्याएं हैं, औसत कितना है, 16 है। एक संख्या जब घटाते हैं तो संख्या कितनी होती है, 5। कह रहा औसत आपका 17 हो जाता है। औसत 17 मतलब यह 1 बढ़ जाएगा, औसत 1 बढ़ गया, 16 की बजाय क्या हो गया, 17 हो गया, 1 बढ़ गया। सवाल पूछा गया निकाली गई संख्या, मतलब जो निकला है उसका मान बताना है। डायरेक्ट ट्रेडिशनल कर सकते हैं, 16 छके 96 कर दें, 17 पच्चे 85 कर दें, दोनों का डिफरेंस हो गया, आंसर वैसे भी आएगा। तरीका इसका हम लोग ऐसे भी करते हैं, जैसे हम ये नेचर समझते हैं बिहेवियर नंबर का। जब कोई संख्या किसी समूह से निकलती है, पहले आती है की बात करिए, जब आती है तो अपना प्रभाव लेकर आती है, अगर वो ज्यादा है तो आकर बढ़ाती है और कम है तो घटाती है। लेकिन जब कोई जाती है हमारे समूह से तो अपना प्रभाव लेकर जाती है, अगर वह ज्यादा है तो कम करके जाती है और कम है तो ज्यादा करके जाती है। जैसे अगर कोई गया है, जाने से घटा है, जाने से बढ़ा है औसत, तो इसका मतलब वह मान जो गया है ना कम ही रहा होगा। समझ रहे ना। आइए देखिए कम को कैसे डेवलप करते हैं, इसका तरीका 2 है। पुराना औसत लीजिए, नई संख्या ले लिया, जितना यहाँ वृद्धि हुई है इस वृद्धि को आप इसके साथ अप्लाई करिए और इसमें घटाइए, उसको घटाइए तो 16 से 5 निकलेगा 11। देखिए हो गया, सी ऑप्शन 11 करेक्ट है। ऐसे भी कर सकते थे, 17 लेते और यहाँ जाते 6 से मल्टीप्लाई, उसको भी घटाते तो 11 ही आता, सेम वही अप्रोच होता। पी और क्यू अलग अलग 2 पर्सन है, एक का नाम पी है दूसरे का नाम क्यू, अलग अलग 8 और 16 दिनों में कोई काम कर सकते हैं। उन्होंने कार्य पूरा होने तक साथ साथ काम किया, दोनों ने साथ साथ मिलजुल कर काम किया। अब देखिए ऐसे वर्डिंग के सवाल कम दिखते हैं। पी और क्यू द्वारा किए गए कार्य का अनुपात क्या है, मतलब उन्होंने कितना कितना कार्य किया इसका बताना। हमें क्षमताओं का रेशियो नहीं बताना है, हमें उनके कार्यों का रेशियो बताना है। आइए कार्य कितना कितना उन्होंने किया इसकी बात करें। देखिए पी कर पाता है 8 दिन में और क्यू कर पाता है 16 दिन में। ये बात समझ में आ रही है। ये तो समय है, कार्य नहीं है। कार्य की बात मैं करता हूं, जो काम करेंगे वो लोग। करेक्ट है। देखिए अब ऐसे में हुआ क्या, जैसे आपको ये समझना है, जैसे अब ये देखिए ये है, इनके जो कार्य की टोटल वैल्यू है हमने 16 मान लिया। ठीक है, यहाँ पर हमने इस समय कार्य की मात्रा मान ली 16 है। क्षमता निकाला हमने प्रत्येक की क्षमता, 8 दूना 16, यह एक दिन में 2 काम करेगा, यह एक दिन में 1 काम करेगा। इस तरह से इन लोगों ने काम किया। सवाल क्या कहता है कि पी और क्यू द्वारा किए गए कार्य का अनुपात। अब कार्य मतलब बेसिकली कार्य तो भाई देखो बराबर बराबर तो कर नहीं पाएंगे, यह एक दिन में 2 ही काम करता है और यह एक दिन में 1 काम करता है। मिलजुल कर किए हैं दोनों, मैं आपको सिस्टम समझा दूं क्या है। अच्छा अगर मिलजुल कर किए हैं तो ये लोग काम को कितने दिन में समाप्त किए होंगे आप बताइए, 16/3 दिन में। इतने दिन में इन लोगों ने काम किया होगा, इतने इतने दिन तक। 16/3 दिन पहले ने भी किया, 16/3 दिन दूसरे ने भी किया। इससे क्या होगा, देखिए इससे क्या होगा कि अगर हम उनके कार्य सोचें तो कार्य किस पर डिपेंड करता है पता है, क्षमता और समय पर। तो अगर क्षमता 2 है पहले की और 16/3 इसका है, इसी प्रकार से अगर 1 है और 16/3 इसकी है, तो यह तो खत्म ही हो जाएगा, मतलब 2:1 ही आएगा। जैसे जो क्षमता है ना दोनों की वह 2:1 है और क्षमता ही हमारे द्वारा एक यूनिट समय में किए गए कार्य को निर्धारित करता है। और सबसे अच्छी बात है कि हम दोनों ने बराबर बराबर समय तक काम किया। तो अगर जो हम यूनिट समय में काम करेंगे वही तो हम कभी भी करेंगे भाई। अगर हमारे रेशियो ही डेवलप करने हमको, तो हम जैसे एक दिन करेंगे तो आप भी एक दिन करो। अब एक दिन में मैं 2 काम करूंगा तो आप 1 कर रहे हो, तो हमारी क्षमता 2:1 की हुई। अब हम 10-10 दिन काम करें, बात तो वही हो गई ना, समय तो सेम ही रहेगा। तो सी ऑप्शन इस सवाल का राइट सोल्यूशन है, आप लोग निर्धारित कर सकते हैं। एक वस्तु 3 सेकंड में, इसको सोचिए, एक वस्तु 3 सेकंड में मतलब समय दिया है, कितने मीटर जाती है, 23 मीटर। 3 सेकंड में 23 मीटर जाती है और 2 सेकंड में 15 मीटर जाती है। औसत चाल बताइए, औसत चाल क्या होता है, कंफर्म करिए।
औसत चाल क्या होता है? औसत चाल समझ रहे हैं? कुल दूरी बटा कुल समय। करेक्ट, कुल दूरी बटा कुल समय। कुल कितनी दूरी तय कर रही है और कितना समय लग रहा है। दो प्रकार से यात्रा हो रही है। यात्रा देखिए यहां से यहां हो रही है, फिर यहां से यहां हो रही है। यहां क्या हो रही है, 3 सेकंड लग रहा है, और 3 सेकंड में दूरी कितना तय किया इसने, 15 मीटर। ठीक है, दूसरी तरफ इसने क्या किया, सॉरी 3 सेकंड में 23 मीटर है। 3 सेकंड में कितने मीटर भैया, 23 मीटर है। करेक्ट है, 23 मीटर है। 23 मीटर है। उसके बाद इसने कहा है कि 2 सेकंड में कितना मीटर है, 15 मीटर है। सवाल क्या कहता है, सवाल कहता है कि आप मुझे बताओ कि औसत चाल क्या है। औसत चाल बराबर कुल तय की गई दूरी बटा कुल लगा समय होता है। कुल दूरी कितनी तय हो रही है, 23 और 15 मिलकर के कितना, 48, और समय कितना लग रहा है, 3 2 5, 5 से भाग करिए फिर मीटर पर सेकंड आएगा। 5 9 45, 5 6 30। अब यहाँ पर देखिए ये थोड़ा सा समझने की बात है, सॉरी 23 15 38 होता, नॉट 48, ये 38 होता है भाई। अगर 38 होता है तो 5 सते 35, 5 छंगे 30, 7.6 मीटर पर सेकंड होगा। 7.6 मीटर पर सेकंड। अब इतना आसान सवाल अगर आ जाए तो समझिए इसमें तो कुछ हो ही नहीं सकता है ना, मतलब ये आ जाए तो इससे बेहतर क्या ही हो सकता है। इसलिए फिलहाल इसको समझ, इस पर एक कुछ कंडीशंस बनती हैं अलग अलग, जहां पर जैसे जब औसत चाल आपसे पूछता है तो जो उसके फार्मूले की एक्चुअल रिक्वायरमेंट है, कुल दूरी बटा कुल समय, ये बहुत कम देता है आपको। समय के साथ चाल देता है, चाल के साथ दूरी देता है, तो वहां फंसाता है। और या तो दूरियां समान देता है, तो अक्सर वहां सवाल वैसे बनते हैं। मैं उसका एक सेशन डाला हूं, आप लोग देख लीजिएगा जो चाल का है। अब चाल दूरी समय का बहुत क्लियरली आपको कंफर्म हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, 90 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही एक रेलगाड़ी एक बिजली के खंभे को 18 सेकंड में और प्लेटफॉर्म को 65 सेकंड में पार करती है। प्लेटफॉर्म की लंबाई कितनी है? करेक्ट है। जो चाल की क्या गति है बताइए, चाल की गति है 90 किलोमीटर प्रति घंटा। ये चाल, सॉरी चाल की गति रेलगाड़ी की चाल है। और बिजली के खंभे को पार करना मतलब खुद को पार करना। बिजली खंभे को कितना सेकंड में पार करती है, 18। और प्लेटफॉर्म को पार करने का मतलब क्या होता है पता है? प्लेटफॉर्म को पार करने का मतलब होता है कि उसने खुद को भी पार किया, प्लेटफॉर्म को भी। जैसे ऐसे है, ये है प्लेटफॉर्म, वो रेलगाड़ी देखिए ऐसे आई, ये इसका ड्राइवर है, ये इसका गार्ड है। ये ड्राइवर घुसा, पार तब करेगी जब ए स्थिति होगी, जब यहाँ गार्ड पहुंचेगा यहाँ ड्राइवर, तो उसने सबसे पहले पार तो शुरुआत यहीं शुरू हो गया था। ये पूरी लेंथ कवर किया जब उसने प्लेटफॉर्म को पार किया। और अगर वह किसी पेड़ को पार कर रही, बिजली के खंबे को पार कर रही, व्यक्ति को पार कर रही, तो उसने खुद को ही पार किया है। तो जब खुद को देखिए, जैसे देखिए दो स्थितियां समझिएगा। सवाल पूछा क्या है, प्लेटफॉर्म की लंबाई पूछ रहा है। अब यहाँ रेलगाड़ी की लंबाई देखो हम चाहे तो निकाल सकते हैं, कैसे सुनिए। जब वह बिजली के खंभे को पार कर रही थी तो उसे पार करने में समय कितना लगा था? समय लगा था 18 सेकंड। चाल क्या थी उसकी, 90 किलोमीटर प्रति घंटा। इसको अगर आप मीटर पर सेकंड में लिखिए तो 90 गुणे 5/18 कर दीजिए, क्योंकि किलोमीटर प्रति घंटे को मीटर पर सेकंड में लिखना है तो 5/18 से गुणा करते हैं। 18 पंचे 90, 5 पचे 25 हो गया। 25 गुणे आप कितना कर दो, कितना सेकंड लगा, 18। ठीक है, ये समय हम बता रहे थे, समय हमको दिया है बेसिकली। तो हम रेलगाड़ी की लेंथ की बात कर रहे थे। रेलगाड़ी की लंबाई ही दूरी होगी, और दूरी बराबर चाल गुणे समय होगा। चाल कितनी है रेलगाड़ी की, 25 है, और समय कितना लगा था, 18 सेकंड। 18 पंचे 90, 18 दूना 36, 36 नौ कितना होता है, 45। 450 मीटर लंबी रेलगाड़ी है। अब 450 मीटर लंबी रेलगाड़ी है, ध्यान से देखिएगा, प्लस प्लेटफॉर्म की लंबाई है। एक प्लेटफॉर्म को पी लिख दिया मैंने। इसने उसी चाल से, चाल उसकी कितनी थी, 25 थी, उसने कितने सेकंड में पार किया है, 65 सेकंड में। आइए अब इसका मल्टीप्लिकेशन करिए, इससे कंफर्म हो जाएगा कि दूरी कितनी तय हो रही है, क्योंकि रेलगाड़ी तो उसी चाल से चलेगी। और कितने सेकंड में पार करी, 65 में। तो 25 पंचे 125, कैरी कितना, 12। 25 छक्के क्या होता है, 150। 150 में अगर हम 12 जोड़ेंगे तो 100 कितना होगा, 62। 1600 कितना हो गया, 25। अब यहां से हो जाएगा 450 प्लस पी हो गया, बराबर आप 1625 कर दो। पी बराबर कितना होगा, 1625 माइनस 450, घटा दीजिए। 5 हो गया, 12 से 5 7 होता है, और 5 से 4 1 होता है, 1175। 1175 मीटर लंबा प्लेटफॉर्म है, जो कि ऑप्शन नंबर आपको डी में दिया है। यहाँ थोड़ा सा दिमाग और भी लगा सकते थे, क्योंकि हम ये सोच लेते, जैसे फिलहाल रेलगाड़ी की लंबाई तो हमें करना ही पड़ता है, तो हम समझ ही रहे थे। यहाँ से हम इसको निकाल ही लेते कि 18 गुणे हम लोग यहाँ पर चाल को थोड़ा बना करके मीटर पर सेकंड में। प्लेटफॉर्म में उसने जो पार किया था 65 ना लगा था समय, इस 65 में 18 तो लगा था केवल खुद को पार करने में,
जो बचा था उसने प्लेटफॉर्म को पार किया। अगर चाहो तो यहां से भी सोच सकते हो, सीधा जा सकते हो। भाई चाल तो वही रहेगी, कितनी चाल है बताएं? चाल तो वही है, 90 को 25 बनाया आपने, 18 इसमें घटा दीजिए। क्यों घटा दे? क्योंकि उसने प्लेटफॉर्म को पार किया कितने समय में? 65 से। 65 में जो 18 है, 18 तो खुद की रेलगाड़ी की लेंथ को पार करने का समय है। 15 से 8 7 होता है और 5 से 4 47 सेकंड लगा है प्लेटफॉर्म को पार करने में ना। अब 47 गुणे हम 25 कर दें तो कर दीजिए, देखिए 25 सत्ते 175 कैरी 17, 25 चौके 100, 117। देखिए आ गया ना बराबर, डायरेक्ट कर सकते थे। भाई हमें इतना तामझाम करने की जरूरत नहीं थी, अगर आप सोचो तो वही सोरल आंसर आ जाता, हमें जरूरत ही नहीं थी कुछ आगे करने की, आंसर बना दिया। मान लीजिए, देखिए एक नंबर दिया है, बहुत बढ़िया सवाल, देखिए क्या है, इसको समझिएगा। मान लीजिए x बराबर 55 की पावर 100 है, 55 की पावर 100 है, 55 की पावर 102 है, तो निम्नलिखित में कौन सी अभाज्य संख्या x का गुणनखंड नहीं है? कौन सी अभाज्य संख्या x का गुणनखंड नहीं? आई ट्राई करते हैं। x बराबर कितना दिया है? 55 की पावर 101, 100 है 100, 55 की पावर कितना है? 101 है, 55 की पावर कितना है बोलिए? 102 है, 55 की पावर 102 है। अब हम अगर 55 की पावर 100 को कॉमन कर लें, 100 को कॉमन कर लिया, जैसे ही कॉमन किया यह 1 हुआ, यह केवल 55 हुआ, ठीक है, यह केवल 55 हुआ। अगला 55 की पावर 2 होगा, और 55 की पावर 2 मैं आपको बता दूं 3025 हो जाएगा। कैसे? देखिए जैसे 55 है ना, तो 55 की पावर अगर आप 2 करिए तो 5 की वजह से 25 और 5 के आगे 6 30, 3025। थोड़ा इनको जोड़ करके भी रखिए, फिलहाल इसको पहले रखिए। यह 55 गुणे 55 की पावर 100 है, इसको जोड़िए कितना हुआ? 55 जोड़ने से 50 20 80 हुआ, 3081 हो जाएगा, 3081 हो गया। 5 5 10, 5 2 7, 1 8, और ये आपका 0, और बेसिकली आप समझ गए होंगे 5 5 10 1 11 कैरी, ठीक है, 3081 हो गया। अब देखिए कटने की रही बात, तो कटने की बात ट्राई करते हैं। 3 से तो कट रहा है, कैसे? 8 1 9, 3 से जब ये कट रहा है तो 3 की गुंजाइश छोड़ दीजिए। अगर 55 है तो ये भी श्योर है 11 से भी कटेगा, 11 से भी कटेगा। एक और डिविजिबिलिटी हम चेक कर ले, 71 की और 79 की, 2 नंबर अपने पास हैं। जैसे हमने ट्राई किया भाई, ये देखिए अगर इसको सोचे आप लोग तो यहाँ पर भाज्यता विभाज्यता ही निर्धारित कर पाएगी। भाई इसमें तो 5 गुणे 11 ही है, तो 5 गुणे 11 ही है, तो 11 वाला तो सेट हो जाएगा इससे, 3 वाला इससे सेट हो जा रहा है। अब ले देकर यही 2 नंबर बचे हैं, एक अपना 71 है, दूसरा 79 है। 71 और 79 की भाज्यता में अगर ये दोनों सेट हो जाते हैं, जिसमें सेट हो जाएंगे वही आपका, जैसे इसमें का कौन सा यहाँ पर अभाज्य इसका एक गुणनखंड नहीं है, हमको यही बताना है। तो अपने को यहाँ पर 71 से और 79 से इसकी डिविजिबिलिटी को निर्धारित करना होगा, समझ रहे? अगर इसकी डिविजिबिलिटी हमने सेट कर दिया 3081 की, तो आपका सब कंफर्म हो जाएगा। जैसे मैंने इसको 71 से भाग किया तो 71 से नहीं 79 से कट जाएगा। अगर 79 से आप टेबल में ले जाइए तो 79 से कटेगा, ये 71 नहीं काट सकता इसको, तो पहला ऑप्शन इसका राइट सोल्यूशन हो जाएगा। 71 इसमें ऐसा नंबर होगा जो अभाज्य के रूप में इसका गुणनखंड नहीं होगा, बाकी सब के सब यहाँ पर गुणनखंड के रूप में हो जाएंगे। वह संख्या ज्ञात कीजिए, सवाल क्या कह रहा है, जिसका 1/3 भाग उसके 1/5 भाग से। अब सोचो ये भी आपका 2022 का सवाल है, मतलब ऐसा नहीं सवाल नहीं है, ठीक है, परीक्षा में पूछा गया सवाल है। अब सोचिए आसान तो है, 1/3 1/5, डिफरेंस कितना होगा? 2/15 होगा ना, 5 1 के 5 और 2/15 बराबर कितना? 6। तो संख्या क्या है? 2 3 6, 15 3 45। अब इससे आसान सवाल तो मुझे नहीं लगता कि कभी भी परीक्षा में बनेगा। 45, ठीक है, सीधा सीधा कर सकते हैं। अभी देखिए सवाल ऐसे भी बन जाते हैं ना। सवाल क्या है? 777 की पावर 1/5 है, 777 की पावर कितना है? 2/5 है, 777 की पावर 3/5 है, और फाइनली 777 की पावर बताएं कितना है? 4/5 है। तो 777 कितनी बार बोले? 1 बार, 2 बार, 3 बार और 4 बार। मैंने लिखा 777 गुणे 4, 4 सते 28, 4 सते 28 2 30, ठीक है, 4 सते 28, 28 3 31, 3108 हो गया। इसको रहने देते हैं ऐसे ही। 1/5, 2/5, 3/5, 4/4, 3 7 2 9 1, 10/5 होगा, 10/5 का मतलब 2 होगा, तो 3110 हो जाएगा। 3110 पहला ही ऑप्शन है राइट सोल्यूशन, ठीक है। ये भी 21 का सवाल है। अब इस सवाल को देखिए, बढ़िया क्वेश्चन है। सवाल क्या कहता है? ABC 3 पद ऐसे हैं जिनका जोड़ 0 है। तो हमसे जो पूछा है उसकी तरफ चलिए।
इसमें देखो अगर कोई फैक्टराइजेशन की तरफ जाएगा तो फालतू में केवल कंफ्यूज होगा। एक पैटर्न और होता है, आपको बता दूं, जब अगर a प्लस बी प्लस सी 0 होता है तो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब बराबर 3abc हो जाता है। बट यहाँ पर कहीं ऐसी कोई बात तो है नहीं है। तो इसको जैसे बता रहा हूं वैसे समझिए। इसमें हमको वैल्यू एज्यूम करना पड़ेगा। जैसे हम मान कर चलेंगे, लेट हमने अगर सोचा a का मान अगर 1 ले लूं और b भी 1 ले लूं तो c बराबर -2 होगा, क्योंकि तीनों को जुड़ करके क्या होना चाहिए, 0। यही वैल्यू उठा के मैंने ऐसे सवाल कराए हैं अलजेब्रा के, आप अगर चैनल पर विजिट करेंगे देखेंगे आपको दिखेगा। अलजेब्रा के बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस मैंने लिए हैं जो इस तरह सब्स्टिट्यूशन बेस्ड है। अब a की जगह पर 1 का वर्ग प्लस 1 का वर्ग प्लस -2 का स्क्वायर और इसका पूरे का होल वर्ग है। नीचे चले आइए, a गुणे a तो 1 गुणे 1 तो 1 ही होगा। यहाँ पर b गुणे c आपका -2 हो जाएगा। समझ रहे हैं? मैं एक बार लिख करके दिखा दूं आप लोगों को। भाई यहाँ पर 1 गुणे 1 होगा, ठीक है, प्लस यहाँ पर कितना होगा, b की जगह 1 रहेगा और c की जगह पर 4 हो जाएगा, क्योंकि -2 का होल स्क्वायर 4 होता है। ठीक है, ऐसे सेम यही चीज यहाँ पर भी होगा, 4 ही होगा, c का वर्ग -2 का होल वर्ग गुणे 1 होगा। ठीक है, इतना है। ऊपर देखिए कितना होगा, 4 होगा, ए भी 1 तो 4 2 कितना हो गया, 6 6 छा के कितना होगा, 36। समझ रहे हैं आप लोग? भाई ये 4 हुआ, ये 2 4 2 6 हुआ, 6 का वर्ग 36 होता है। इसको सोचिए, 4 4 8 1 9 9 चौके 36, तो आंसर कितना आ रहा है, 4। तो डी ऑप्शन अगर आप लगा रहे हैं तो एकदम सही है, डी ऑप्शन 4 इस सवाल के लिए करेक्ट आंसर होगा। सवाल क्या कहता है, cos x बराबर -3/5, cos की वैल्यू है और भी नेगेटिव में, और कह रहा है जो कोण है ना x तीसरे चतुर्थांश में है, तो sin x का मान पूछ रहा है। आप जान लो चतुर्थांश कैसे वर्क करता है। ऐसे पहला है क्वाड्रेंट, ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, ठीक, ये थर्ड है, और ये कौन सा है, फोर्थ है ना। मैं इसमें बता दूं, इसमें क्या होता है ना, इसमें ऑल पॉजिटिव होते हैं, सब पॉजिटिव है, कोई नेगेटिव नहीं होता। साइन कॉस टेन कोसेक सेक कॉट सब पॉजिटिव है। इसमें साइन और कोसेक पॉजिटिव है, साइन और कोसेक ये दो पॉजिटिव हैं, बाकी सब नेगेटिव है। इसमें इसकी बात करिए, टेन और कॉट पॉजिटिव है, बाकी सब नेगेटिव है। ठीक, इसमें कॉस और सेक पॉजिटिव है, बाकी सब नेगेटिव, ये सिस्टम है। तो अगर जो आपने कोण लिया है, जो कोण लिया है, देखो वैल्यू जो होती एक ही रहती है, जो यहाँ रहेगी वही वहां रहेगी, वही यहाँ रहेगी वही यहाँ रहेगी, किसी भी कोण पर। जैसे अगर आप जो भी कोण एक 30 सोच लीजिए, साइन 30 का मान अगर आपको पता है 1/2 है, तो हर जगह पर, अब साइन 30 हर जगह तो होगा नहीं, 30 के इक्विवेलेंस में अगले क्वाड्रेंट में कौन सा कोण आएगा, इसमें कौन सा आएगा, इसमें कौन सा आएगा, जो इक्विवेलेंट कोण होगा उतनी ही वैल्यू देगा। बस नेचर में फर्क रहता है, क्योंकि साइन 30 का मान अगर आपने 1/2 यहाँ निकाल दिया, तो यहां पर अगर उसके इक्विवेलेंट हम कोण पर जाएंगे, जो आपको अलग अलग तरीके से यहाँ थीटा लिया जाता है, वहां 90 डिग्री माइनस थीटा, यहाँ सॉरी यहाँ 90 डिग्री माइनस थीटा, यहाँ 90 प्लस थीटा, 180 डिग्री माइनस थीटा, इस पर अगर हम उसी कोण को डिक्लेयर करते जाएं तो जो मान आएगा उसमें केवल इतना ही फर्क होगा। भाई साइन अगर यहाँ पर 30 पर 3 पर 1/2 है, अब 3 की जगह पर अब 180 माइनस 30 पर चले, यहाँ पर 180 माइनस 30 में अगर आप हम लोग आते हैं तो कितना हो जाएगा बताइए, 150 होगा। उस पर कोण वही आएगा, पॉजिटिव ही रहेगा। 180 प्लस पर अगर यहाँ पहुंचे हम लोग, 180 प्लस यहाँ पर पहुंचे तो आएगा 180 में 30 जोड़ने पर 210, लेकिन साइन यहाँ नेगेटिव हो जाएगा, मान नेगेटिव हो जाएगा। ये क्वाड्रेंट का नेचर होता है। हम सब जानते हैं कि साइन और कॉस का रिलेशन है कि अगर कॉस थीटा आपको दिया है, एक्स मान लीजिए, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा होता है। ये बात जानकारी में है आपको। तो अगर साइन एक्स कॉस एक्स का मान आपको दिया है तो साइन एक्स का मान अंडर रूट, भाई यहाँ पर अगर साइन थीटा आप निकालना चाहो तो आपको क्या करना, अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा करना ही होगा साइन थीटा के लिए, करेक्ट है। उसी प्रकार से 1 माइनस और 1 माइनस कितना हो जाएगा, माइनस माइनस बेसिकली आप प्लस कर दो, तो प्लस कर देते हैं, प्लस 4/5 का होल स्क्वायर कर दीजिए, सही है ना। भाई यहाँ पर हम लोगों को जैसे नियम है उसी का उपयोग करिए। भाई 1 लिखना पड़ेगा, प्लस लिखना पड़ेगा, 1 प्लस, भाई प्लस क्यों लिख रहा हूं, अच्छा एक सेकेंड, आप लोग ऐसे समझिएगा, हमने क्या बताया, हमने कहा कि 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होता है, मैंने 1 रखा, कर दिया, माइनस करें, माइनस कर देते हैं, कॉस की वैल्यू -3/5 है, तो 9/25 होगा। हम 9/25 को पॉजिटिव ही लिखते हैं, नेगेटिव ही, क्योंकि इसके बाद यह साइन माइनस के साथ टकराएगी तो माइनस ही हो जाएगी। वर्ग कर रहे थे तो पॉजिटिव हुआ था, 25 में से 9 निकला 16, रूट के अंदर 16/25 हुआ, 16 का वर्गमूल 4 होगा, 25 का 5 होगा, बस आपको करना कुछ नहीं था। 4/5 साइन भी यहाँ पहुंचेगा तो कहेगा हम तो नेगेटिव ही रहेंगे,
है ना। तीसरे क्वाड्रेंट में साइन अगर आएगा तो नेगेटिव ही आएगा ना, 4/5 राइट सोल्यूशन। वो कंफ्यूज किया है, लेकिन आपको मानना है कि उसकी वैल्यू आपकी -4/5 होगी। एक समबाहु त्रिभुज है, सुनिएगा, एक समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज का मतलब सभी भुजाएं बराबर हैं, एबीसी, जिसकी एक भुजा कोई 28 है। एक अन्य समबाहु त्रिभुज है, उसकी भुजा कम ज्यादा हो सकती है लेकिन समबाहु ही है, सभी भुजाएं बराबर हैं। हमने ए मान लिया सबको। इसका नाम एबीसी है इस त्रिभुज का, और दूसरे वाले त्रिभुज का नाम है पीक्यूआर। ये लिखा है इसने पीक्यूआर है। कह रहा है कि पीक्यूआर की भुजा ज्ञात करे जिसका क्षेत्रफल क्या है, इसके क्षेत्रफल का 16 गुना है। अगर इसका क्षेत्रफल एरिया हमने लिया 1, इसका क्षेत्रफल हो जाएगा 16, ठीक है, ये 16 है। तो दो अगर त्रिभुज समबाहु हैं तो उनकी भुजाओं के अनुपात का वर्ग उनके क्षेत्रफलों के अनुपात के बराबर होगा, ठीक है, यही कॉन्सेप्ट होगा। तो अगर हम लोग एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी लिखते हैं डिवाइड बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल पीक्यूआर लिखते हैं, तो इनकी जो भी भुजा है, जैसे मान लीजिए इसकी भुजा 28 है, तो 28 का स्क्वायर डिवाइड बाई x का स्क्वायर, यही होगा ना भाई। ए की जगह रख दो, वहां पर ए रख देते हैं हम लोग, ए रख दिया, करेक्ट है। अब होगा क्या भाई, इसका एरिया 1 है, इसका एरिया कितना है 16 है, बराबर हम लोग क्या कर दे रहे हैं बोलिए, 28 का स्क्वायर, 28 का स्क्वायर डिवाइड बाई ए स्क्वायर, करेक्ट है। ए स्क्वायर उधर जाएगा, उधर गया तो कितना हो जाएगा, ए स्क्वायर हो गया, और यहाँ पर कितना हो जाएगा, 28 का स्क्वायर है गुणे 16 है। ए का मान क्या होगा, 28 का स्क्वायर होगा गुणे 16, इसका वर्गमूल होगा भाई। 28 के वर्गमूल का, 28 के वर्ग का वर्गमूल तो 28 ही होगा, 16 का 4 हो जाएगा, 4 8 32, 4 दूना 8, 8 3 11, 112 सेंटीमीटर यहाँ पर इसका जो है क्या होगा, जिसका हमसे क्या पूछा, पीक्यूआर की भुजा पूछ रहा था, 112 सेंटीमीटर इसकी भुजा हो जाएगी, ठीक है। मेरे ख्याल से आपको क्लियर हुआ होगा। सी आपसे राइट सोल्यूशन है, बढ़िया सवाल है, आप अच्छे से इसको क्लियर करिए। किसी बहुभुज, बहुभुज मतलब कोई पॉलीगन है जिसमें 3 से अधिक कोई भी भुजा हो सकती है, कि बाह्य और आंतरिक कोण का जो अंतर दिया है 336 डिग्री दिया है। बहुभुज में भुजाओं की संख्या, देखिए मैं एक बात बता दूं, कोई बहुभुज हो, कोई बहुभुज, त्रिभुज, चतुर्भुज, पंचभुज, कोई भी, मतलब अगर आप त्रिभुज ले, हम पॉलीगन लिखते हैं, हम ऐसे लिखेंगे तो कंफ्यूजन होगा। एक हमने पॉलीगन लिखा, पॉलीगन मतलब बहुभुज, क्लोज फिगर होता है, सभी भुजाएं। अब इसमें होता क्या है, सभी अंतः कोणों का योग सभी अंतः कोणों का योग, चाहे जिसका ले लीजिए, त्रिभुज का, चतुर्भुज का, ये होता है n-2 जितनी भुजाएं इंटू 180, ये नियम होता है। और ध्यान रखिएगा, सभी बाह्य कोणों का योग, सभी बाह्य कोणों का योग हमेशा 360 होता है, 360 होता है, करेक्ट है। एक बात और बता दूं, कोई भी बहुभुज होगा उसके सभी अंतः, या हम प्रत्येक की बात करते हैं, प्रत्येक अंतः प्लस प्रत्येक बाह्य, दरअसल वो लीनियर पेयर हो जाते हैं ना, उनका जोड़ हमेशा 180 होता है। अगर प्रत्येक अंतः को x कर दें और प्रत्येक बाह्य को y कर दें, तो अपने पास x प्लस वाई कितना दिया है, x प्लस वाई 180 दिया है, जबकि इनका अंतर कितना दिया है, 36 दिया है। तो x माइनस वाई अपने सवाल का, क्वेश्चन का पार्ट है, कितना दिया है बताएं, 36 दिया है। यहां से हम प्रत्येक अंतः भी निकाल सकते हैं, प्रत्येक बाह्य, दोनों से हम भुजाएं निकाल सकते हैं, क्योंकि यहाँ रख दे तो भी आ जाएगा, यहाँ रख दे तो भी आ जाएगा। अब हम एक बात आपको बता दें, अगर कभी भी बहुभुज आपको दिया है और प्रत्येक बाह्य कोण समान है, तो ऐसे में प्रत्येक बाह्य से अगर हम भुजाओं की संख्या निकालना चाहें तो 360 बटे प्रत्येक बाह्य कर दें, डिवाइड कर दें, अपने आप आ जाएगा, ठीक है। यहां से आप प्रत्येक बाह्य निकाल सकते हैं, क्या होगा समझिए, आइए डिसाइड करते हैं। दो तरीके से हम उत्तर कर सकते हैं। अगर हम इसको जोड़ेंगे, जोड़कर हम 2 से भाग करें तो एक चीज आएगा, और घटा के 2 से भाग करें तो भी एक चीज आएगा। जोड़ा तो कितना आता है पता है, 6 8 3 11 की एक हाथ से ले 216 हुआ, बटे 2 करेंगे 108 आएगा, 108। अब 108 से अगर हम इसको भाग करते हैं किसको, तो जाएगा नहीं। तो जब मैंने घटा के 2 से भाग किया, 180 से मैंने 36 को घटाया, तो 10 से 6 4 होता है, 144 हो जाएगा ना। 144 बटे 2 करिए तो इसके जो प्रत्येक बाह्य कोण हो जाएंगे 72 डिग्री हो गए। अब अगर मैं 36 को 360 को 72 से कर देता हूं भाग, तो 36 10 बार होता है, 36 2 बार होता है, 2 पंचे 10 होता है। इसके भुजाओं की संख्या कितनी हो जाएगी, 5 इसकी भुजाओं की संख्या हो जाएगी। आप देख सकते हैं, ट्राई कर सकते हैं, सवाल का हल बन गया आपके सामने।
दो बिंदु हैं, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का क्वेश्चन है, आप देखिए दो बिंदु हैं, ए है कॉस अल्फा, ए कॉस अल्फा और कॉमा 0, ये पहला है। दूसरा क्या है पता है, 0 है और ए साइन अल्फा है। कह रहा इनके बीच की दूरी बता दें। कोऑर्डिनेट सिस्टम जब डेवलप होता है तो अगर एक बिंदु हमारे पास x1 y1 है और एक दूसरा कौन है x2 y2 है, ऐसे में इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी AB क्या होगी पता है, अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये दो बिंदुओं के बीच की दूरी है। यहां पर आइए, इसे आप x1 मान लीजिए, इसे y1, ठीक है, इसे x2 माने, इसे y2। तो x2 माइनस x1 कर दीजिए। जैसे अगर आप रूट के अंदर चलिए, 0 से इसको वर्ग हमेशा पॉजिटिव ही होता है, तो यह a स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा हो जाएगा। दरअसल 0 से इसको घटाने पर हमने बोला, ठीक है, प्लस ऐसे देखिए y2 माइनस y1, इससे 0 घटाइए कोई फर्क तो होगा नहीं, a स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा, करेक्ट है। अब आपको अगर रूट के अंदर ही देखिए, मैं इसी को ला रहा हूं, यहाँ पर रूट के अंदर ही a स्क्वायर हम कॉमन कर सकते हैं, बचेगा कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा, ठीक है, चाहे जो लिख दीजिए एक ही बात होती है, कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा, ठीक। इसका मान दुनिया जानती कि एक होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, और यह आपका ए स्क्वायर है, ठीक है। तो ए स्क्वायर ही बचेगा अंदर, और ए स्क्वायर का वर्गमूल केवल ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। पहला ऑप्शन इसका राइट सोल्यूशन होगा। भाई अगर आप इसका ओपन करेंगे तो यहाँ तो मान एक ही हो गया, यहाँ केवल ए स्क्वायर बचा, ए स्क्वायर का वर्गमूल कितना होगा, एक ही होगा ना, ए ही होगा ना, तो पहला ऑप्शन ही राइट सोल्यूशन होगा, लिख सकते हैं। देखिए हमारे परीक्षा के नेचर के हिसाब से इस तरह के सवाल जो एक कंडीशन पर होते हैं, इसमें 2 से 3 सवाल आपके बन सकते हैं। कभी कभी डीआई से रिलेट कर जाता है, कभी कभी इस प्रकार का कंडीशंस देता है जो कि वेन डायग्राम रिलेट करेगा, तो आपको ऐसे स्तरीय सवालों को भी देखने की जरूरत है। या 2017 का सवाल है लेकिन पैटर्न ऐसे मिल जाता है। मैंने कहा क्वेश्चन में एक 32 छात्रों की कक्षा है जिसमें 20 छात्रों को स्पाइडरमैन, ध्यान से देखिएगा तो क्लियर होगा, 20 छात्रों को स्पाइडरमैन और 14 छात्रों को बैटमैन पसंद है। ये जो खिलौने होते हैं उसी टाइप की बात है यहाँ पर, या तो इस कार्टून टाइप के इमेजेस होते हैं। 6 छात्रों को ना तो स्पाइडरमैन है ना ही बैटमैन पसंद है, मतलब 6 बच्चे इन दोनों से रुचि नहीं रखते हैं। कितने छात्रों को स्पाइडरमैन और बैटमैन दोनों पसंद है, ऐसे बच्चे कितने हैं जिनको दोनों पसंद है। तो मैं इस सवाल को एकदम बढ़िया से करता हूँ वेन डायग्राम से। एक मैंने बना दिया स्पाइडरमैन का और एक मैंने बना दिया बैटमैन का, करेक्ट है। अब देखिए होता क्या है, यहाँ पर कहा है कि 32 छात्रों की कक्षा है लेकिन 6 छात्रों को ना तो स्पाइडरमैन पसंद है ना ही बैटमैन पसंद है। तो ऐसे बच्चे जो दोनों में से किसी एक चीज को जरूर पसंद करते हैं, उनकी संख्या 32 में से 6 घटा दे, केवल कितनी हो जाएगी, 26 हो जाएगी। 26 बच्चे ऐसे जिनको या तो स्पाइडरमैन पसंद है या तो बैटमैन पसंद है या तो दोनों पसंद है। स्पाइडरमैन वालों की संख्या कितनी है, 20 है। बैटमैन वालों की संख्या कितनी है बताए, 14 है। मतलब ये वाला जो गोला है, अगर कहिए तो आपको व्हाइट से करके दे देता हूँ, ये आपका गोला बैटमैन का है और ये वाला गोला आपका स्पाइडरमैन का है। गोले में जब कभी जैसे देखिए इस तरह से हम डिस्कशन करें कि ऐसे बच्चे जिनको स्पाइडरमैन पसंद है, या मैं ऐसे डिस्कशन करूं जिनको केवल स्पाइडरमैन पसंद है, तो दो अलग बातें होती हैं। इसके लिए हमें उन संख्या को भी निकालना जरूरी है, क्योंकि देखिए ऐसे जोड़ने पर 34 हो जाएगा जबकि संख्या टोटल कितनी है, 26 है। श्योर हो गया। अगर हम ऐसे घटा दें कि 34 को 26 से अगर हम ऐसे देखिए डिफरेंस कर दे तो भी डिक्लेयर हो जाएगा कितने बच्चों को दोनों पसंद है। ये भी हम लोग ऐसे निर्धारित कर सकते हैं। लेकिन देखिए हम क्या कर रहे हैं, आप समझिएगा। हमने कहा दोनों पसंद करने वालों की संख्या n है, केवल स्पाइडरमैन पसंद करने वालों की संख्या 20 - n है, केवल बैटमैन पसंद करने वालों की संख्या 14 - n है। तीनों को अगर हम ऐसे जोड़ दे रहे हैं तो जोड़ी देख कितना हो जाता है, खत्म हो गया। 20 10 30 4 34 हो गया। 34 - n बराबर हमने 26 कर दिया। n बराबर क्या होगा, 26 8 34, मतलब ये 8 हो गया। 8 बच्चे ऐसे हैं जो कॉमन रूप से दोनों को पसंद करते हैं। इस सवाल का राइट सोल्यूशन आप समझ गए होंगे, 8 हो जाएगा। अब इसी तरह की कंडीशन पर अगला सवाल भी आप देखिए कैसे होता है। यहाँ पर भी सेम वही स्थिति है, तो फिगर तो वैसे ही बनेगा, बस सवाल में डिमांड इसने कुछ और कर दिया। कितने छात्रों को या स्पाइडरमैन या बैटमैन पसंद है। मतलब ऐसे बच्चे चाहे स्पाइडरमैन देख रहे हो चाहे बैटमैन देख रहे हो, लेकिन देख जरूर रहे हैं, ठीक है। या स्पाइडरमैन पसंद है या बैटमैन पसंद है। अब उनकी संख्या अगर आप लोग देखें तो अभी हमने कहा था केवल 6 इसमें से घटा दीजिए। 6 जब घटाएंगे तो उनकी संख्या केवल 26 हो जाएगी। तो 26 राइट सोल्यूशन इसके लिए हम लोग लिख सकते हैं, करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। मतलब ये जो फिगर आपने बना था, देखिए यहाँ पर समझ लीजिएगा, ये संख्या की बात करिए। अगर हम आपसे पूछते केवल स्पाइडरमैन तो आप 20 में से 8 घटाते तो कितना होता, 12। केवल बैटमैन हो तो 14 से 8 घटाते 6 होता।
अगर हम आपसे पूछते केवल स्पाइडरमैन पसंद है या केवल बैटमैन पसंद है, तो 12 6 18 हो जाता। लेकिन ऐसे लोगों की संख्या जो कि या तो स्पाइडरमैन पसंद करते या बैटमैन पसंद करते या उनमें से कुछ एक जरूर पसंद करते हैं, तो उनकी संख्या आपकी 26 हो गई। तो इस हिसाब से इसका उत्तर हम लोग 26 लगाएंगे, राइट सोल्यूशन हो जाएगा। मेरे ख्याल से यहां तक क्लियर हो गया है और आज के सेशन को हम यहीं पर क्लोज करेंगे। इतने ही सवालों की आप अच्छे से एनालिसिस कर लीजिए, समझ लीजिए। कहीं अगर डाउट हो किसी सवाल में तो जरूर बताएं। बाकी अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। मुलाकात अगली क्लास में होगी। थैंक यू सो मच सभी को, मिलता हूं नेक्स्ट क्लास में।